वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये सभी क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका है। तो यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो इन्हीं आंकड़ों की माध्यिका हमें ज्ञात करनी है और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 और 2020 में पूछा जा चुका है, यानी लगातार आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं आपको बता दूं, जब मैं आप लोगों को 2020 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा था लास्ट ईयर, तो मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आपका दोबारा भी रिपीट हो सकता है और मैंने सॉल्व भी करवाया था और सेम यही क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में रिपीट हुआ यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो आंकड़े यहाँ पे दिए गए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में रखने पर, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 20, फिर 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 34 और 35। तो हमने यहाँ पे जो आंकड़े दिए गए थे इनको हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पदों की संख्या को काउंट करेंगे, कितने पद यहाँ पे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं, 10 है। पदों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 10 है। तो मैंने यहाँ पे लिखा n = 10, अर्थात पदों की संख्या जो है वो सम है। जब पदों की संख्या सम होती है तो माध्यिका के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, तो माध्यिका बराबर हमारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे पदों की संख्या सम थी। अगर विषम होती तो दूसरा फॉर्मूला यूज होगा। मैं आपको बता दूं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है और ये चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, बस आपको अपना रिवीजन करना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले में जहां जहां n दिया है, n की जगह हम क्या करेंगे, 10 को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए n/2वां पद, n की जगह क्या रखेंगे 10 और अपॉन में 2वां पद प्लस, फिर इसके बाद यहाँ पे n/2 प्लस 1वां पद दिया है। अब देखिए n की जगह रखेंगे 10 को, अपॉन में 2 प्लस 1वां पद और अपॉन में 2, ये आपके फॉर्मूले में होता ही है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 2 1 = 2 और 2 5 = 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये 2 1 = 2 और 2 5 = 10 और प्लस 1 भी तो यहाँ पे है, ये वाला 1। तो क्या हो जाएगा, 5वां पद और प्लस 5 और 1 मिलके 6, यानी 5वां पद प्लस 6वां पद और बटे में आपका 2 हो जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 5वां पद प्लस 6वां पद और बटे में 2 हो जाएगा। अब 5वां और 6वां पद हम यहाँ पे ऊपर आके देखेंगे, जो हमने यहाँ पे आंकड़े हमने यहाँ पे अरेंज किए हैं आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में, यहीं पर आके देखेंगे कि 5वां और 6वां पद कौन सा है। तो 5वां पद आपका यहाँ पे होगा 26 और 6वां पद होगा 29। आप काउंट कर लीजिए, देखिए ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, फिर इसके बाद ये 5वां पद और ये आपका 6वां पद हो जाएगा। तो 5वां और 6वां पद यानी 26 और 29 ले चल के हम यहाँ पे रख देंगे। तो 5वें पद की जगह क्या रखेंगे, 26 और 6वें पद की जगह 29 और अपॉन में 2, आपके फॉर्मूले में ही था। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 26 प्लस 29 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 55 मिलेगा और अपॉन में 2 तो आपका रहेगा ही, ये फॉर्मूले में ही था। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 27.5 और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहां पे दिया है 27.5। तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में करीब 2 से 3 क्वेश्चन और कभी कभी क्या होता है 4 क्वेश्चन भी आपके पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में करीब आपके 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे इस चैप्टर से।
और जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए थे सेम वही क्वेश्चंस आपके आए हुए थे। शायद 3 से ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा उतना, लेकिन इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे दिया है, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो घन का आयतन होगा। यह भी क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। यहां पे लिखा, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है। अब यहाँ पे ए क्या होगा? ए से हमारा मतलब हो जाएगा घन की भुजा से। ए यहाँ पे घन की भुजा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखा है, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यानी देखिए हमने यहाँ पे जो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये लिखा 6a स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर हमसे पूछा गया तो घन का आयतन होगा। तो चलिए हम घन का आयतन निकाल लेते हैं। तो नीचे देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे यही लिखा है, दिया है 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, जहां a क्या है? घन की भुजा है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम a की वैल्यू को निकालेंगे, तभी हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, तभी हम घन का आयतन निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए 6a स्क्वायर बराबर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, हमें यहाँ पे a की वैल्यू को निकालना है, तो a स्क्वायर को हम ले आएंगे आगे। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 384, और ये 6 इधर आके अपॉन में आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए ये 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 6 जा 36, और 2 उधर जाएगा 24, यानी 6 4 जा 24, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू अगले स्टेप में हमें क्या मिलेगा? 64 मिल जाएगा। तो देखिए यही तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 64 मिला है, a इज इक्वल टू करेंगे, अब यहाँ पे रूट लगेगा 64, जब स्क्वायर हटाएंगे, या फिर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी a की वैल्यू हमें यहां पे पता चल चुकी है। a की वैल्यू, a यहां पे है क्या? घन की भुजा है। तो घन की भुजा की वैल्यू हमने क्या निकाल ली? 8 सेंटीमीटर निकाल ली। अब हम घन का आयतन बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। तो अतः घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? a का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? घन का आयतन बराबर यहां पे हो जाएगा a का क्यूब। a से मतलब क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा, यानी भुजा का क्यूब, ये आपका यहां पे हो जाएगा। a से मतलब भुजा होगा, ध्यान रखिएगा। a की वैल्यू को हमने कितना निकाला है? 8 निकाला है, इसी 8 का क्यूब कर दीजिए। 8 का क्यूब क्या होता है? 512 होता है, और सेंटीमीटर क्यूब, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतः घन का आयतन हमें क्या मिल गया? 512 सेंटीमीटर क्यूब, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कहां पे दिया है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपसे 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर 2020 में क्या हुआ था। देखिए 2019 के मैथमेटिक्स में जो जो क्वेश्चंस आए थे, वहां से करीब आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके 2020 में भी पूछ लिए गए थे, यानी लगातार क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे। तो आपको क्या करना है, 2020 में जितने क्वेश्चंस पूछे गए मैथमेटिक्स के, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सकता है इस बार फिर से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और वैसे तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा ही रहा हूं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो आपका चैप्टर है घन घनाभ वाला, उस चैप्टर में जाइएगा और सभी फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3
आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है? क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी है जो 36 से 60 डिग्री का यानी 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो पतंग की जमीन से ऊंचाई है। तो देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। हो सकता है कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन अधिकतम बार यही हुआ है कि एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऊंचाई और दूरी वाले चैप्टर से, और वो भी हर एक साल नहीं पूछा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। आप 2019 का पेपर चेक कीजिएगा, आपको वहां पे एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा हाइट एंड डिस्टेंस का, लेकिन 2020 में पूछा गया था। और ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, 10th लेवल का आपका ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जो ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे फिगर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फिगर बना लेंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, अगर फिगर ही नहीं बना पाएंगे तो क्वेश्चन आपका आगे सॉल्व नहीं होने वाला है। तो देखिए क्या दिया कि एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी है जो 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो पतंग की जमीन से ऊंचाई। तो देखिए फिगर हम सबसे पहले यहां पे बनाते हैं। मैं फिगर यहां पे बना लेता हूं, फिगर मैं यहां पे बना देता हूं। देखिए क्या लिखा, एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी है, ठीक है, जो 36 से 60 डिग्री का कोण, 36 से 60 डिग्री का कोण यानी 60 डिग्री का कोण बनाती, 60 डिग्री का एंगल मैंने यहां पे बना दिया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए मैं मान लेता हूं पतंग यहां पे, ठीक है, ये पतंग। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगी, ये डोरी की लंबाई हो जाएगी। तो डोरी की लंबाई कितनी दी है, 150 मीटर दी गई है। ये डोरी की लंबाई मैंने यहां पे मान लिया। और फिर हमसे पूछा गया तो पतंग की जमीन से ऊंचाई, जमीन से जो पतंग की ये ऊंचाई है ये h, इसी की वैल्यू को हमें यहां पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पे मैंने फिगर बना दिया, ये a हो जाएगा, ठीक है, ये a, ये b और ये हो जाएगा c, ठीक है, यहां पे फिगर बना दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो यहां पे समकोण त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज ABC, अब इसी में हम सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सॉल्व। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे मैंने यहां पे फिगर बनाया हुआ है। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में हम आएंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में AB अपॉन AC इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। अब यहां पे साइन कैसे आया, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए AB ये क्या है, ये AB जो है ये क्या है, ये यहां पे लंब है ना, ये लंब है, और ये जो AC ये वाला पार्ट है ये क्या है, ये यहां पे कर्ण है, यही तो है। तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ABC में AB अपॉन में ये AC, ये आपका हो जाएगा। AB आपका क्या है, लंब है, यानी AB इज इक्वल टू आपका ये क्या है, ये AB लंब, और AC क्या है, ये आपका यहां पे कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, आप यही तो बोलेंगे। और थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 60 डिग्री दी गई है, यानी थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, थीटा की जगह हम यहां पे रख देंगे साइन 60 डिग्री। तो ऐसे आया समकोण त्रिभुज ABC में AB अपॉन AC इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। अब आगे सॉल्व करेंगे। देखिए AB की वैल्यू, AB इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे H माना हुआ, क्योंकि H की वैल्यू को हमें यहाँ पे निकालना है। तो H AB की जगह रख देंगे H, और AC की वैल्यू 150 मीटर ये हमें पता है, ठीक है, जो कि पतंग की डोरी की लंबाई है। तो 150 मीटर ये हमें पता है, इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, ये आप सबको पता है। अब आगे इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो आगे कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 की मल्टीप्लाई h में 2h इज इक्वल टू 150 की मल्टीप्लाई यहाँ पे √3 में कराएंगे तो 150 √3 मिलेगा। या फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 2 1 2 हो जाएगा, और ये 2 7 14, एक इधर जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। यानी h इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 75, और √3 तो आपका यहां पे बचा ही हुआ, ये √3 बचा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, h की जो वैल्यू हमें यहां पे मिल गई, h की वैल्यू हमें यहां पे मिल गई 75 √3 और मीटर में आएगी। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको फिगर बनाना आना चाहिए। अगर आपको फिगर बनाने की प्रैक्टिस होगी तो आप बड़े आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है, एकदम ईजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपसे दोबारा भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो
तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 75/√3 यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो पतंग की जमीन से जो ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी 75/√3 मीटर। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन। क्या लिखा है कि एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:4 है। यदि घनाभ का आयतन यहाँ पे क्या लिखा हो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे 216,000 घन सेंटीमीटर हो, तो घनाभ की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताइए, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे रेशियो दिया गया, इसी के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, माना घनाभ की भुजाएं क्रमशः, देखिए जो रेशियो दिया है इसी के हेल्प से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो माना घनाभ की भुजाएं क्रमशः, देखिए सबसे पहले क्या दिया है 1:2:4 दिया है, तो घनाभ की भुजाएं क्रमशः मैंने क्या मान ली, x सेंटीमीटर मान ली, क्योंकि सबसे पहले 1 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद रेशियो में फिर 2 लिखा है, फिर क्या मान लूंगा मैं यहाँ पे 2x सेंटीमीटर मान लूंगा, फिर इसके बाद रेशियो के बाद 4 लिखा हुआ है, तो फिर क्या मान लेंगे हम यहाँ पे 4x और सेंटीमीटर। तो जो रेशियो दिया गया था इसी के हेल्प से हमने घनाभ की भुजाओं को यहाँ पे मान लिया कि माना घनाभ की भुजाएं क्रमशः x सेंटीमीटर, 2x सेंटीमीटर और 4x सेंटीमीटर है। सबसे पहला काम हमने यहाँ पे कर लिया। फिर इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि घनाभ का आयतन 216,000 घन सेंटीमीटर हो। अब देखिए घनाभ का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो घनाभ का आयतन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं LBH, ये लिख सकते हैं, ठीक है, LBH लिख सकते हैं। तो हमें कितना दिया हुआ है, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH यानी लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए घनाभ की भुजाएं हमने क्या मानी हुई है, क्रमशः हमने मानी हुई है x सेंटीमीटर, 2x सेंटीमीटर और 4x सेंटीमीटर मानी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो लंबाई है इसकी जगह लिखेंगे x, ठीक है, फिर इसके बाद इंटू का साइन, चौड़ाई की जगह क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, इंटू ऊंचाई की जगह क्या लिखेंगे 4x लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 216,000। ये आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, तब x इंटू 2x इंटू 4x इज इक्वल टू 216,000, ये आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि देखिए यहां पे आपके क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, साफ साफ यहां पे लिखा है कि यदि घनाभ का आयतन 216,000 घन सेंटीमीटर हो, और घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है LBH होता है, और जो हमने आप पे घनाभ की भुजाएं मानी हुई हैं जो x सेंटीमीटर, 2x सेंटीमीटर, 4x सेंटीमीटर, यहां पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसकी जगह हम यहां पे पुट कर देंगे, और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा जो आयतन यहां पे दिया है 216,000, इसी के बराबर होगा। तो यही यहां पे मैंने लिखा हुआ है x इंटू 2x इंटू 4x इज इक्वल टू 216,000, आपका ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 2 8 और x इंटू x मिलके क्या हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा, 8x क्यूब इज इक्वल टू 216,000, ये आपका हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x क्यूब इज इक्वल टू 216,000, इसको हम लिखेंगे एंड अपॉन में आपका आएगा 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, 5 इधर जाएगा, 8 7 जा 56 और 3 0 तो आपका यहाँ पे रहेगा ही। यानी क्या मिलेगा x क्यूब इज इक्वल टू 27,000, ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से हम क्यूब को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब इसको यहाँ से हटाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 27, फिर इसके बाद 000 आपका हो जाएगा और यहाँ पे ये क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू हमें मिलेगी 30, और किस में आएगी सेंटीमीटर में आएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे देखिए x की वैल्यू को यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, घनाभ की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, देखिए x
x हमने क्या माना हुआ था, ये देखिए जो सबसे छोटी भुजा हो जाएगी घनाभ की वही आपकी x होगी। तो जब हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है 30 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पे घनाभ की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई निकालनी है। तो सबसे बड़ी भुजा आपकी क्या थी, 4x सेंटीमीटर वाली थी। तो 4x ये सबसे बड़ी भुजा थी, तो 4 और x की जगह रखेंगे 30, 4 की मल्टीप्लाई 30 में करवा दीजिए, आपको मिलेगा 120 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, एक बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन में चेक करते हैं 120 सेंटीमीटर कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन डी में। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड था, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और देखिए जो घन घनाभ वाला चैप्टर है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे आते हैं। ये चैप्टर तो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूं, और इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। लेकिन आपको एक काम करना है, घन घनाभ वाले चैप्टर में जाइएगा और जितने फॉर्मूले दिए गए हैं उनको एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ताकि अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैं तो आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं, लेकिन फॉर्मूला सभी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको ट्रिकी मेथड बताऊंगा, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आपका घन घनाभ वाले चैप्टर से ही है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि 3 घनों की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। इन तीनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, इस घन की भुजा बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक तो है बेसिक मेथड और एक है ट्रिक। तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा। अगर बेसिक मेथड यूज करेंगे क्वेश्चन हो जाएगा काफी लंबा और गलत होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखिए आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, यदि किसी धातु के 3 घनों जिनकी भुजाएं क्रमशः ए, बी व सी हो को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाए, तो घन की भुजा जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे a³ + b³ + c³ और पूरे पे क्यूब रूट लगा हुआ है होगी। तो ये रूल इसको नोट कर लीजिएगा, ये रूल नोट कर लीजिएगा। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही रूल आपका अप्लाई होगा और मात्र आप यहाँ पे 30 से 40 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि 3 घनों की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। इन तीनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, और जो बड़ा घन बनाया गया इसी घन की भुजा हमें यहाँ पे पता नहीं है। तो कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूला लिखिए, सीधे सीधे फॉर्मूला ऊपर हम लिखेंगे, ये देखिए a³ + b³ + c³ ये लिखेंगे, और पूरे पे आपका यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है। देखिए a की वैल्यू यहाँ पे 3, ध्यान रखिएगा, b की वैल्यू यहाँ पे 4 और c की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो ला के वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज को पुट करेंगे, क्यूब रूट लगाएंगे, a की जगह हमें क्या रखना है 3, यानी क्या हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, प्लस b की जगह हमें क्या रखना है 4, b³ है ना यहाँ पे, देखिए तो b की जगह 4 और क्यूब, क्योंकि क्यूब है। फिर इसके बाद प्लस c का क्यूब, c की जगह रखेंगे 5 और 5 का क्या कर देंगे हम यहाँ पे क्यूब कर देंगे, बस। अब इसी को आगे सॉल्व कर लीजिए। तो जब आगे सॉल्व करेंगे क्यूब रूट तो आपका यहाँ पे लगा ही रहेगा। अब देखिए 3 का क्यूब आपका क्या होता है, 3 का क्यूब आपका होता है 27, क्या होता है 27 होता है, ये हम यहाँ पे कर लेंगे। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब आपका होता है 64 यानी 64, ये हम कर देंगे। और 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब आपका होता है 125, ये कर देंगे, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे 27 + 64 + 125, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए 27 और 64 और 125 को ऐड करने पर आपको मिलेगा यहाँ पे 216, ठीक है 216, और इसका क्यूब रहेगा जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 216, क्योंकि क्यूब रूट यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे 216 को, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको सॉल्व करने पर मिलेगा 6 और सेंटीमीटर,
यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 का क्यूब ही आपका 216 होता है, आप सबको पता है। अगर आप 6 इंटू 6 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 216, यही तो मिलेगा। यहाँ पे पूरे पे क्यूब रूट था, तो आपको सॉल्व करने पर 6 और सेंटीमीटर में आपको आंसर मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बस, लेकिन आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए जो यहाँ पे लिखी हुई है। अगर ये नहीं पता है तो आपके लिए क्वेश्चन कठिन भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो नए व पुराने गोले के आयतनों में क्या अनुपात होगा। मैं आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में मेंसुरेशन से जरूर पूछे आते हैं। लिख के ले लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे और बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। देखिए क्या लिखा है, यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो नए व पुराने गोलों के आयतनों में अनुपात क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पे मान लिया, माना पुराने गोले की त्रिज्या क्या है, पुराने गोले की त्रिज्या मैंने यहां पे r मान ली है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नए गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहां पे लिखा यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। देखिए, जब गोले की पुरानी त्रिज्या मैंने r मानी है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे आएंगे तो नए गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या को यहां पे दोगुना कर दिया जा रहा है तो नए गोले की त्रिज्या जो होगी वो हो जाएगी 2r। तो यही मैंने यहां पे लिखा है कि माना, देखिए पुराने गोले की त्रिज्या r, तब नए गोले की त्रिज्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो नए व पुराने गोले के आयतनों में क्या अनुपात होगा। तो त्रिज्याएं हमने यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, त्रिज्याएं मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, जब हम नए व पुराने गोले के आयतनों में अनुपात निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि नए गोले का आयतन और अनुपाते पुराने गोले का आयतन, बस यही इतना काम करना है और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्व। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा, अतः नए व पुराने गोले के आयतनों में अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, नए गोले का आयतन अनुपाते पुराने गोले का आयतन। तो देखिए, गोले के आयतन का जो सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, यही आपका होता है। अब देखिए, नए गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई और r, क्योंकि नए गोले की त्रिज्या हमने क्या मानी है, 2r मानी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए 4/3 पाई तो ऐसे ही रहेगा और r की जगह आपका आ जाएगा 2r और इसका हो जाएगा क्यूब, और रेशियो तो रेशियो यहां पे लगा दिया, और पुराने गोले का आयतन उसकी त्रिज्या तो r ही थी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। जब त्रिज्या r ही है तो r की जगह यहाँ पे r ही रहेगा और इसका क्यूब हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई से 4/3 पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचा 2r क्यूब, ये वाला पार्ट 2r क्यूब, और फिर रेशियो में यहाँ पे क्या बचा हुआ है, r क्यूब, ये आपका यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है, रेशियो में बचा हुआ है। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 2r क्यूब दिया है, अब देखिए 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 और r क्यूब, ठीक है, ये आपका रहेगा, और रेशियो में यहाँ पे r क्यूब को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, या चाहे तो आप रेशियो के साइन को हटाकर बराबर करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8r क्यूब, रेशियो में r क्यूब आपका दिया हुआ है। अब देखिए ये r क्यूब से ये r क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब r क्यूब से r क्यूब कैंसिल होगा, यहाँ पे 8 है, 8 लिखेंगे, और r क्यूब कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, 8 इंटू 1 करेंगे तो आपको 8 ही मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे r क्यूब कैंसिल हुआ है तो यहाँ पे 1 आएगा और रेशियो का साइन यहाँ पे लगा रहने दीजिए, तो 8/1, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लास्ट में हमें क्या मिला, 8/1 मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में आप आएंगे तो चेक करेंगे, आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी 8/1, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे दिया है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 और उनकी ऊंचाइयों में 5:3 का अनुपात है, तो उनके आयतनों में अनुपात होगा। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। देखिए ये अनुपात वाला क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, और इस टाइप के मैंने आपको लास्ट ईयर 2020 में करीब 4 से 5 क्वेश्चन कराए थे, और उसी में से आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा कि माना पहले बेलन की त्रिज्या r1 व ऊंचाई h1 है, क्योंकि यहाँ पे दो बेलनों की बात हो रही है। तो पहले बेलन के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, माना पहले बेलन की त्रिज्या r1 ऊंचाई h1 है, तथा दूसरे बेलन की त्रिज्या r2 और ऊंचाई क्या है, h2 है, ये मैंने मान लिया। तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया है, देखिए ये r1:r2, इसकी वैल्यू दी गई है 2:3, यानी दो बेलनों की त्रिज्याओं में, ये त्रिज्याओं में अनुपात दिया है। तो त्रिज्याओं में अनुपात r1 ये पहले बेलन की त्रिज्या और r2 दूसरे बेलन की त्रिज्या, r1:r2 इसकी वैल्यू 2:3, और उनकी ऊंचाइयों में अनुपात यानी h1:h2, पहले बेलन की त्रिज्या, देखिए पहले बेलन की जो ऊंचाई है वो h1 और दूसरे बेलन की ऊंचाई h2। तो पहले बेलन की ऊंचाई यहाँ पे कितनी दी गई है, रेशियो में देखिए ये 5 और दूसरे बेलन की ऊंचाई 3, यानी इनकी ऊंचाइयों में अनुपात जो दिया गया 5:3, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यही तो मैंने नीचे यहाँ पे लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। हमसे पूछा गया बेलनों के आयतनों में अनुपात बताना है, तो अतः बेलनों के आयतनों में अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। अब क्योंकि यहाँ पे दो बेलनों की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे πr1² और h1 आपका हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में दूसरे बेलन के लिए तो πr2² और यहाँ पे h2 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला वही यूज हुआ है πr²h वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने यहाँ पे कर दिया, अब ये पाई से ये पाई सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, r1² अपॉन में r2 का स्क्वायर। तो मैं इसको लिखना चाहूँ तो r1 अपॉन में r2 और पूरे पर मैं लगा सकता हूं यहाँ पे स्क्वायर, तो यही किया, और इनटू में आपका यहाँ पे h1 अपॉन h2 ये तो है ही। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना है। देखिए r1:r2 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये देखिए 2:3 दी गई है, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 बराबर के, ठीक है। 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3 ना, यही तो लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी जगह, तो 2/3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और h1 अपॉन h2 इसकी जगह रखेंगे ये जो दिया h1:h2 की वैल्यू 5:3 जो आपकी दी गई है, इसको हम लिख सकते हैं 5/3, इसी को लाके यहाँ पे पुट कर देंगे, ये 5/3 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2/3 इसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4/9 और इंटू 5/3 आपका है ही। अब देखिए 4 से 5 में मल्टीप्लाई करवा दीजिए 20, और 9 की मल्टीप्लाई 3 में 27, हमें क्या मिला 20 और बटे में 27 मिला हुआ है। अब इसको हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 20:27, यही तो लिख सकते हैं 20:27, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन डी में। तो क्वेश्चन ये भी आपका सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे बड़े आसानी से लगा पाएंगे। तो देखिए आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 7 क्वेश्चन कराए हैं, और ये सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते, 7 क्वेश्चन कराया, इसमें से कई क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पहले ही पूछे जा चुके हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे मैंने लास्ट ईयर भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए थे, और जो करवाया था वही एंट्रेंस एग्जाम में आया था, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।